आज की क्लास में हम देखने वाले हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखें तो इसका जो क्षेत्रफल है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का, क्षेत्रफल की दृष्टि से यह है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है भी। और जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या, तो जनसंख्या के अंदर इसका चौथा स्थान आएगा। अभी जनसंख्या में इसका कौन सा स्थान आएगा? चौथा सबसे बड़ा स्थान आएगा। किसके बारे में? उत्तरी अमेरिका के बारे में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो ये लगभग पृथ्वी के 16.66% भाग पर स्थित है। पृथ्वी जितने भाग पर पृथ्वी है, पृथ्वी के 16.66% भाग पर स्थित है। और इस प्रकार से यह तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप बन जाता है। दूसरा रह जाएगा हमारे पास में अफ्रीका और पहले नंबर पर आ जाएगा एशिया महाद्वीप। इसके बाद में देखेंगे तो यहाँ इसका जो सबसे बड़ा देश है, इस महाद्वीप का जो सबसे बड़ा देश है वो है कनाडा। भी बड़ा देश जो है वो कनाडा है। कनाडा, तो कनाडा जो है यह क्षेत्रफल में बड़ा देश है। क्षेत्रफल में बड़ा देश है। जबकि जनसंख्या में बड़ा देश पूछे, जनसंख्या में, तो वो आएगा यूएसए। यूएसए सबसे बड़ा देश कहलाएगा किसमें? जनसंख्या के अंदर। फिर जनसंख्या में सबसे बड़ा नगर की बात करें, सबसे बड़ा नगर, जनसंख्या में सबसे बड़ा जो नगर है उसकी बात करें तो वो आएगा मैक्सिको सिटी। मैक्सिको सिटी ये जनसंख्या में क्या होगी भी? सबसे बड़ा नगर हो गया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का। क्लियर है? इसके बाद में सबसे छोटे देश की बात करें, सबसे छोटा देश, छोटा देश वो है सेंट पीरे। ये सबसे छोटा देश है सेंट पीरे। तो सबसे बड़ा देश कौन सा हुआ? कनाडा। क्षेत्रफल में कनाडा, जनसंख्या में यूएसए। सबसे छोटा देश क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में ही कौन सा है? ये सेंट पीरे देश है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें मुख्य तौर पर देश दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ा जो है ये हमारे पास में कनाडा देश आ गया। ये इस प्रकार से जो हमारे पास ऊपर का एरिया है ये पूरा का पूरा कनाडा है। और नीचे का ये जो येलो पोर्शन है ये पूरा का पूरा यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो ये हो गया। अब ध्यान रखना कि ये पोर्शन जो है इसका नाम है अलास्का। ये है अलास्का। और अलास्का जो है ये यूएसए का ही एक प्रांत है। यहाँ पर यूएसए में, यहाँ पे जो अमेरिका महाद्वीप है इसमें जितने भी राज्य होते हैं ना उनको प्रांत कहा जाता है। जैसे अपने यहाँ पे राज्य बोलते हैं तो यहाँ पर क्या कहा जाएगा? प्रांत। तो यूएसए इसका एक प्रांत है। जबकि पहले ये अलास्का, ये जो अलास्का है ये कभी रशिया के पास हुआ करता था। ये कभी रशिया के पास यानी कि रूस के पास हुआ करता था। यानी कहने का मतलब ये कभी एशिया महाद्वीप का हिस्सा हुआ करता था। परंतु उसने जो है विश्व युद्ध के समय आर्थिक तंगी हुई जिस वजह से उसने इसको क्या कर दिया? अभी अमेरिका को बेच दिया। तो अमेरिका के बाद उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर हमें मैक्सिको देश मिलेगा। मैक्सिको, तो 3 इसके देश जो है वो बड़े देश हैं। 3 देश इसके बड़े हैं। उसके बाद जितने भी देश हैं वो बिल्कुल ही छोटे छोटे रह जाते हैं। जिसमें हम अगर इसमें यहाँ द्वीपों के रूप में देखें तो यहाँ पर हमें क्यूबा, एक देश का नाम मिलेगा, क्यूबा देश है, क्यूबा। एक का नाम है जमैका, क्यूबा, जमैका और हेती, क्यूबा, जमैका, हेती, यहाँ पर द्वीपों के रूप में देश हैं। और ये जो द्वीप है ना, इन द्वीपों को कहा जाता है पश्चिमी द्वीप समूह। इन्हें क्या कहा जाता है? पश्चिमी द्वीप समूह कहा जाता है। द्वीप समूह कहा जाता है पश्चिमी द्वीप समूह। तो पश्चिमी द्वीप समूह को अगर मैं इंग्लिश में कहूँगा तो इसे कहते हैं वेस्ट इंडीज़। क्या कहते हैं इसको भी? वेस्ट इंडीज़ कहा जाता है। वेस्ट इंडीज़, ये वेस्ट इंडीज़ है। तो वेस्ट इंडीज़ कोई एक देश नहीं है, ठीक है ना। वेस्ट इंडीज़ में बहुत से देश आते हैं। क्यूबा है, जमैका है, हैती है, इस प्रकार के देश यहाँ पर आते हैं। सेम ऐसा का ऐसा अगर वेस्ट इंडीज़ है तो ईस्ट इंडीज़ भी होगा कोई ना कोई। तो ध्यान रहे, ईस्ट इंडीज़ हम देखेंगे एशिया महाद्वीप में इंडोनेशिया, जो इंडोनेशिया द्वीप समूह है ना उसे ईस्ट इंडीज़ कहा जाता है। और ये वेस्ट इंडीज़ कहलाते हैं। ये कहाँ पर स्थित है? तो देख लीजिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैक्सिको से कर्क रेखा गुजरती है। अभी कर्क रेखा
कर्क रेखा मैक्सिको से गुजरती है। उत्तरी अमेरिका का मैक्सिको सिर्फ एकमात्र देश है जहाँ से कर्क रेखा गुजरेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो देश है ये कर्क रेखा से उत्तर में है। जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया की बात की थी वो मकर रेखा पर था, दक्षिण अमेरिका की हमने बात की तो वहाँ पर कर्क रेखा और मकर और भूमध्य दोनों गुजरती हैं क्योंकि वो नीचे रह गया इसके। जबकि यहाँ पर कौन सी है, केवल कर्क रेखा। इसका मतलब इसके नीचे वाला पोर्शन जो है वो उष्णकटिबंधीय होगा। ये वाला पोर्शन जो होगा वो कौन सा होगा, उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय। इसके बाद में जो पोर्शन आएगा वो कौन सा होगा, अभी शीतोष्ण कटिबंधीय होगा। ये ऊपर वाला इलाका कौन सा होगा, शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होगा। और शीतोष्ण कटिबंधीय के बाद में जो 66.5 डिग्री की लाइन आती है हमारी, 66.5 डिग्री, उसके बाद में पूरा का पूरा शीत कटिबंध कहलाता है। उसके बाद कौन सा आता है, शीत कटिबंध, 66.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, जिसे हम क्या कहते हैं, आर्कटिक व्रत कहा जाता है, आर्कटिक व्रत कहा जाता है। और ये कौन सा है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश है, ये भी एक व्रत है। तो बीच का हिस्सा शीतोष्ण है, उसके ऊपर वाला हिस्सा जो रहेगा वो शीत रहेगा, शीत। इस महाद्वीप की यदि हम बात करें उत्तर में, तो इस महाद्वीप के उत्तर में हमें आर्कटिक महासागर मिलेगा, आर्कटिक, आर्कटिक महासागर। इसके पूर्व में बात करें तो हमें अंटार्कटिक महासागर मिलेगा, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर। पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में आ जाएगा प्रशांत महासागर, पश्चिम में कौन सा है, प्रशांत महासागर है, पश्चिम में प्रशांत महासागर है। ये जो पश्चिम में प्रशांत महासागर है, उत्तर में हो गया आर्कटिक, पूर्व में अंटार्कटिक, और दक्षिण में यह महाद्वीप जो है वो एक संकरी पट्टी के रूप में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से जुड़ा हुआ है। अब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से जुड़ा हुआ तो था किस देश में, पनामा देश में भी। यहाँ पे सबसे जो नीचे देश है वो कौन सा है, पनामा देश है। पनामा देश में क्या किया गया, पनामा देश को काट करके यहाँ पर एक नहर बनाई गई भी, पनामा देश को काट कर यहाँ पे क्या बनाएगी, नहर, जिसे कहते हैं पनामा नहर। ध्यान रहे कौन सी नहर है, पनामा नहर। पनामा नहर किसको जोड़ने का काम करती है, देश महाद्वीपों को तो तोड़ दिया, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिण अमेरिका से अलग कर दिया, लेकिन जोड़ेगी किसको, प्रशांत महासागर को अंटार्कटिक महासागर से जोड़ेगी। तो इस प्रकार से इन दोनों को जोड़ने का काम करती है। इसके अलावा अगर हम देखें कि यहाँ पर छोटे जो हमारे पास में द्वीप वगैरह मिलेंगे वो कौन से हैं, छोटे अगर खाड़ियाँ हैं तो ये जो है कैरिबियन सागर, यहाँ पे हमें मिलेगा कैरिबियन सागर, कैरिबियन सागर, ये कैरिबियन सागर है। यहाँ पे मैक्सिको के तट पर हमें मैक्सिको की खाड़ी मिलेगी, मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी यहाँ पर हमें मिलेगी। ये जो क्षेत्र है यहाँ पे कनाडा का, यहाँ पे है हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, ये हमारे पास में हडसन की खाड़ी हुई। ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पर है बैफिन सागर, बैफिन सागर, और बैफिन सागर के नीचे जो है ये है लैब्राडोर सागर, लैब्राडोर सागर। लैब्राडोर सागर और बैफिन जो सागर है, इन दोनों को जोड़ने वाली जो जल संधि है वो है डोवर जल संधि, डोवर, डोवर जल संधि, यहाँ पर डोवर जल संधि। तो डोवर जल संधि क्या करती है, अभी बैफिन सागर को लैब्राडोर से जोड़ती है और ग्रीनलैंड को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है, ग्रीनलैंड को। और ग्रीनलैंड जो है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। परंतु यह किसके अंडर में आता है, तो डेनमार्क के अधीन आता है, डेनमार्क। डेनमार्क एक देश है, कहाँ का, यूरोप का देश है। डेनमार्क जो है वो यूरोप का देश है। तो यह अधीन किसके आएगा, डेनमार्क के। परंतु ये किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, महाद्वीप की बात करें तो फिर ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है, उसका सबसे बड़ा द्वीप कहलाता है। फिर हम देखेंगे इसके और ऊपर चले तो यहाँ पर हमें एक एलिजाबेथ द्वीप मिलेगा, एलिजाबेथ द्वीप। इस एलिजाबेथ द्वीप पर पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव स्थित है।
जिस ओर हम कहते हैं ना कि चुंबक जो हमारे पास में कंपास की सुई होती है वो नॉर्थ दिशा की ओर रुकती है। नॉर्थ दिशा की ओर क्यों रुकती है? क्योंकि उसको नॉर्थ दिशा में खींचने वाला कोई पॉइंट होना चाहिए। तो वह पॉइंट कहाँ पर है? एलिजाबेथ द्वीप पर स्थित है। एलिजाबेथ द्वीप पर स्थित है। कौन सा भी ये पॉइंट है जिसे हम कहते हैं पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव। क्या कहते हैं इसे? पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव। पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव। ये जो ध्रुव है ये कहाँ पर मिलेगा? अगर आप देखना चाहोगे इसको एग्जैक्ट इसकी लोकेशन देखना चाहोगे तो आपको कहाँ मिलेगा? तो ध्यान रहे 103 डिग्री वेस्ट देशांतर, 103 डिग्री वेस्ट और 74 डिग्री नॉर्थ में, 74 डिग्री नॉर्थ। ये जो नॉर्थ लिखा है ये अक्षांश होते हैं। नॉर्थ और साउथ क्या होते हैं? अक्षांश। ईस्ट और वेस्ट क्या होते हैं? देशांतर। तो जो ये हमारे पास में अक्षांश था 23 डिग्री, उसके बाद में 49 डिग्री, ध्यान रखना 49 डिग्री जो अक्षांश है, 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, यह कनाडा और यूएसए की सीमा बनाता है। कनाडा और यूएसए की बीच की सीमा बनाता है 49 डिग्री। फिर और आगे चलेंगे तो 66.5 डिग्री, फिर और ऊपर चलेंगे तो कितना आ गया? 74 डिग्री। 74 डिग्री नॉर्थ अक्षांश जहाँ से गुजरेगा और उसको काटने वाला जो देशांतर गुजरेगा वो कौन सा? 103 डिग्री पश्चिमी देशांतर, क्योंकि हम 0 डिग्री के पश्चिम में चल रहे हैं, ग्रीनविच रेखा के पश्चिम में चल रहे हैं। तो यहाँ पश्चिमी देशांतर होगा। जहाँ एक दूसरे को काटेंगे वहीं पर मिलेगा हमें पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव, जिस ओर हमारी चुंबक जो है सुई जो है आकर्षित होती है। क्लियर है? और कहाँ पर स्थित है? एलिजाबेथ द्वीप है कनाडा का। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक की लोकेशन हो गई। इसके इस ओर हमने देख लिया क्या क्या था। मैं खाड़ियाँ देखी, खाड़ियों में क्या मिला? ये जो हमारे पास में है ये कैलिफोर्निया है। ये जो एक अलग सी टांग दिख रही है ना आपको, ये कैलिफोर्निया प्रांत है। किसका है? मैक्सिको का प्रांत है। तो इसके बीच में जो हमें क्षेत्र मिलेगा उसे हम कहेंगे कैलिफोर्निया की खाड़ी। कैलिफोर्निया की खाड़ी। तो अब आपने देख लिया कि आपको कितनी खाड़ियाँ मिली। इस तरफ हमें कैलिफोर्निया की खाड़ी मिलती है, इस तरफ हमें कैरिबियन सागर, मैक्सिको की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, लैब्राडोर सागर और बैफिन सागर यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट आगे चलें तो इसके बाद आप इसकी भौतिक बनावट को देख लेते हैं, या उससे पहले एक दो देश और देखते हैं। जिस प्रकार से प्रशांत महासागर को अटलांटिक से जोड़ने के लिए पनामा नहर बनाई गई थी, वैसे अब इस पनामा की प्रतिस्पर्धा में एक देश है जिसका नाम है निकारागुआ। भी देश का नाम क्या है? निकारागुआ। ये निकारागुआ भी क्या कर रहा है? अपने स्थल भाग को काट करके नहर बनाने की योजना बना रहा है। अभी नहर बनाने का प्रयास कर रहा है निकारागुआ। तो अगर वो काट करके यहाँ बना देता है तो फिर लोग क्या है, निकारागुआ वाली नहर से जाना अत्यधिक पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पास में पनामा नहर है ना, तो पनामा नहर के अंदर लोक सिस्टम है, लोक प्रणाली है। कहने का मतलब कैसे कि पहले एक जहाज आता है, फिर उसको क्या किया जाता है? लिफ्ट किया जाता है, ऊंचा उठाया जाता है, फिर वो आगे जाता है, फिर उसके बाद में आगे जा करके फिर उसको नीचे लाया जाता है और फिर अटलांटिक महासागर में एंटर होता है। कारण इसका क्या है? कारण है कि पनामा देश के अंदर एक झील है, गाटुम झील। गाटुम झील है जिसके अंदर से होकर के ये रास्ता गुजरता है। वो गाटुम झील जो है ना, वो प्रशांत महासागर और अटलांटिक से ऊंची है। प्रशांत महासागर और अटलांटिक से क्या है? ऊंची है। तो उन्होंने क्या किया कि उसको गहरा करने की बजाय दोनों तरफ से लिफ्ट लगा दी। इधर से प्रशांत महासागर से जहाज को ऊपर उठाएंगे, गाटुम झील में प्रवेश करेगा जहाज, फिर आगे जाएगा और वहाँ से फिर उसको उतारेंगे और अटलांटिक महासागर में एंटर करवाएंगे। तो इस तरीके का लोक सिस्टम है वहाँ पे। तो ये ध्यान रखना है, लोक सिस्टम किसमें स्थित है? तो पनामा नहर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं तो निकारागुआ जो है यह भी एक अपने लिए एक जो नहर का निर्माण कर रहा है। आगे देखिए, क्यूबा की बात करें तो क्यूबा जो है ये सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करता है। तो गन्ना उत्पादन करने के कारण इसको विश्व में चीनी का कटोरा कहते हैं। चीनी का कटोरा कहा जाता है। विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? कटोरा। तो क्यूबा को कहा जाता है। अभी चीनी का कटोरा क्यूबा को कहते हैं।
और जमैका जो है, जमैका यह केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, केला उत्पादन के लिए, केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और इसी के साथ आपने ये भी देखा होगा कि जमैका जो हुसैन बोल्ट है, विश्व का सबसे तेज धावक जो है, वो कहाँ का है, जमैका का रहने वाला है, ठीक है। और इन सबको मिलाकर के हम क्या कहेंगे, वेस्ट इंडीज कहेंगे। अभी हम इनके बारे में देख लेते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कुछ पहले फिजिकली पॉइंट देखते हैं, भौतिक बनावट कैसी है इसकी। तो देखिए, इस महाद्वीप के पश्चिम में उत्तर से लेकर के दक्षिण यहाँ तक हमें एक पर्वतों की श्रृंखला मिलेगी, बहुत चौड़ाई में पर्वतों की श्रृंखला मिलेगी, जिसे कहते हैं पश्चिमी कार्डिलेरा, पश्चिमी कार्डिलेरा। ये पश्चिमी कार्डिलेरा जो है, पश्चिमी कार्डिलेरा जो है, यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी नहीं है अभी, यहाँ अनेक पर्वत श्रेणियों से मिलकर के ये बना है। और इसमें जो सबसे मुख्य पर्वत श्रेणी जो हमें मिलेगी, जो मुख्य पर्वत श्रेणी जहाँ जो हमें मिलेगी, उसका नाम रॉकी पर्वतमाला है। उसका नाम क्या है अभी, रॉकी पर्वतमाला। इस प्रकार से इसकी जो सबसे मुख्य श्रेणी है उसका नाम रॉकी पर्वतमाला है। और बाकी यहाँ पर छोटी छोटी और भी पर्वतमाला है। सभी को मिलाकर तो हम पश्चिमी कार्डिलेरा कहेंगे, लेकिन उन सब में जो मुख्य है वो कौन सी है, रॉकी पर्वतमाला। जैसे हमने दक्षिण में देखा था कौन सी, एंडीज पर्वतमाला देखी थी, रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत की जो लेंथ है वो है 6000 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये हो कि विश्व में दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला कहलाएगी। रॉकी पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एल्बर्ट, माउंट एल्बर्ट। परंतु इस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले है, माउंट मैकिनले। आज तक जो भी प्रश्न आए थे वो माउंट मैकिनले को लेकर के प्रश्न आए थे, मैकिनले, मैकिनले। परंतु पहली बार ये आपके रीट का एग्जाम हुआ था, वीडियो का एग्जाम हुआ था, वीडियो मेंस का, ठीक है। उसमें पहली बार जाकर के उन्होंने माउंट एल्बर्ट का जिक्र किया, यानी उन्होंने पूछा कि रॉकी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो तब कौन सी आएगी, माउंट एल्बर्ट। और आज तक हमने देखा कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की अगर पूछेगा तो कौन सी कहलाएगी, माउंट मैकिनले कहलाएगी, माउंट मैकिनले। क्लियर है। जबकि दक्षिण अमेरिका में तो हमने देखा था कौन सी थी, माउंट एकांकागुआ जो थी सबसे ऊंची चोटी थी। चलिए आगे देखते हैं। तो माउंट मैकिनले कहाँ पर है, अलास्का में स्थित है। तो यहाँ पर अलास्का की श्रेणी है, अलास्का श्रेणी है, अलग अलग श्रेणियां हैं यहाँ पे। अलास्का श्रेणी होगी। फिर उसके बाद में है हमारे पास में यहाँ पर एक श्रेणी आएगी जिसका नाम है मैकेंजी श्रेणी, मैकेंजी श्रेणी, मैकेंजी, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में यहाँ पर तटीय श्रेणी है, तटीय श्रेणी, ठीक है। उसके बाद में सीधा यहाँ चलते हैं तो यहाँ हमारे पास में मिलेगी सिएरा नेवादा, सिएरा नेवादा श्रेणी है। और एक हमारे पास में सिएरा माद्रे, सिएरा माद्रे श्रेणियां हैं। तो ये श्रेणियां हैं। अब इस श्रेणियों की वजह से क्या हुआ कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा से ऊपर का हिस्सा जो है वो शीतोष्णकटिबंधीय है। और इस एरिए में जो हवाएं चलेंगी वो कौन सी चलेंगी, वो पछुआ हवाएं चलेंगी। यहाँ पे कौन सी हवाएं चलेंगी, पछुआ हवाएं चलेंगी। इस ओर से हवाएं आएंगी, ऐसे इस तरफ से हवा आएगी। और जब इस तरफ से हवा आएगी तो वो फिर इधर से बरसात के बादल लेकर के आएगी। और जब भी इधर से बरसात के बादल आएगी तो बीच में आ जाएगा पश्चिमी कार्डिलेरा, जिस वजह से इसके आगे बरसात नहीं होगी। इसका उत्तरी अमेरिका का जो मध्य भाग है वहाँ पर बरसात नहीं होगी, जिस वजह से क्या रह जाएगा, वो क्षेत्र जो है उसका वृष्टिछाया प्रदेश कहलाएगा। परंतु इस बीच ये जो श्रेणियाँ हैं ये भी क्या करेंगी, वृष्टिछाया प्रदेश बनाएंगी अपने आगे की ओर। तो यहाँ पर हमें मरुस्थल देखने को मिलेंगे, यहाँ पर हमें मरुस्थल देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो देखना जरा, ये 1 2
3, ये हमें 3 मरुस्थल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक है हमारे पास में एरिजोना मरुस्थल, एरिजोना मरुस्थल। एक है हमारे पास दूसरा 2 नंबर पे जो है हमारे पास में मोजाबे मरुस्थल, और तीसरा है सोनोरन मरुस्थल, सोनोरन। ये सोनोरन मरुस्थल जो है ये मैक्सिको और यूएसए की सीमा के बीच में, मैक्सिको और यूएसए की सीमा पर है। तो यहाँ पर जो बॉर्डर बनाया गया है ना, वो तार का बॉर्डर नहीं है, यहाँ पे तार नहीं लगाई गई है। यहाँ पर क्या किया गया है, यानी लकड़ी के फट्टे लगाए गए ऊंचे ऊंचे, जिस वजह से क्या होता है कई बार वो बॉर्डर जो है वो ज़्यादा हवा की वजह से ऊपर की ओर चला जाता है, कई बार वो नीचे की ओर आ जाता है हवा तेज होने की वजह से। हालांकि बीच में गैप दिया गया, यानी यहाँ का जो बॉर्डर है वो कैसा है, स्थानांतरित होता है, एक हिलता रहता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे वायर लगाते हैं, तार लगाते हैं, तो फिर पूरा का पूरा ही जो रेत है वो उसको क्या कर देती है, ढक देती है, और वहाँ से फिर तस्करी का काम जो है आसान हो जाता है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, अमेरिका ने यहाँ पर एक ऐसी दीवार बनाई है जो एक जगह पर स्टेबल नहीं है, जो हिलती रहती है। इसके बाद आप देखेंगे उत्तर में कनाडा के साथ में इसकी जो सीमा है वो 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के द्वारा बनाई जाती है। और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास में जिले मिलेगी भी, यहाँ पर जिले हैं, 5 जिले हैं। इन 5 जिलों को ग्रेट 5 लेक्स कहा जाता है, ग्रेट 5 लेक्स। ये ग्रेट 5 लेक्स है, तो कौन कौन सी हैं ग्रेट 5 लेक्स, तो देखिए जरा, ग्रेट 5 लेक्स, 5 लेक्स। इस ग्रेट 5 लेक्स में पश्चिम से पूर्व की ओर लिख रहा हूँ मैं, ईस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले आएगी सुपीरियर झील, सुपीरियर झील, सुपीरियर। उसके बाद में आएगी मिशिगन, सुपीरियर के बाद में आएगी कौन सी भी, मिशिगन झील, मिशिगन झील। मिशिगन के बाद में हम देखें तो ह्यूरॉन, ह्यूरॉन झील। ह्यूरॉन के बाद में हम बात करें तो इरी, इरी झील, और ओंटेरियो, ओंटेरियो, इरी ओंटेरियो। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ओंटेरियो, ये 5 जिले हैं। ये 5 जिले हैं, इन्हें ग्रेट 5 लेक्स कहा जाता है। और ओंटेरियो झील के बाद में एक नदी निकलती है जिसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस नदी। ये यहाँ पे सेंट लॉरेंस नदी है, इस प्रकार से यहाँ पर जाती है, जो कि कनाडा में बहती है, सेंट लॉरेंस नदी। ये ग्रेट 5 लेक्स और सेंट लॉरेंस नदी मिलकर के विश्व का सबसे लंबा, विश्व का सबसे लंबा अंतस्थलीय, अंतस्थलीय जल मार्ग का निर्माण करती है। अंतस्थलीय जल मार्ग, जल मार्ग बनाती है, बनाती है। जबकि विश्व का सबसे व्यस्त अंतस्थलीय जलमार्ग कौन बनाता है, व्यस्त अंतस्थलीय जलमार्ग, तो वो थी हमारे पास में राइन नदी, जो कि जर्मनी के अंदर थी। राइन नदी जिसे हम क्या कहते थे, काली नदी या फिर कोयला नदी भी कहा जाता है। वो सबसे व्यस्त जलमार्ग है, अंतस्थलीय है, और ये सबसे लंबा अंतस्थलीय जलमार्ग है। ओके, इसके बाद में देखिए सुपीरियर झील जो है, सुपीरियर, देखो मिशिगन झील जो है पूर्ण रूप से यूएसए के अंदर स्थित है। मिशिगन झील जो है ना, ये पूर्णतः यूएसए में स्थित है, यूएसए में, और बाकी झीलें जो हैं वो कनाडा और यूएसए की सीमा बना रही हैं। तो इसमें आप देख पाएंगे कि ये हमारे पास में सुपीरियर है, ये मिशिगन है, ये ह्यूरॉन है, इरी, ओंटेरियो। अब क्या होता है, सुपीरियर से हम डायरेक्ट पहले किस में आएंगे, ह्यूरॉन में आएंगे, जबकि पश्चिम से पूर्व की ओर जब हम नाम लेंगे तो नाम पहले किसका आएगा, मिशिगन का, नाम किसका आएगा, मिशिगन का। परंतु हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब इस तरफ हमें आना होगा ना, उसके अंदर से होते हुए आना होगा, तो हमें सुपीरियर से डायरेक्ट पहले ह्यूरॉन में आना होगा। और इसी कारण से जानना, सुपीरियर और ह्यूरॉन के बीच में सू नहर है, सू नहर,
सू नहर स्थित है इन दोनों के बीच में। इरी और ओंटारियो के बीच में नियाग्रा जलप्रपात है, नियाग्रा जलप्रपात है, जो इसका सबसे बड़ा जल विद्युत का केंद्र है, जल विद्युत उत्पादन केंद्र है, जल विद्युत उत्पादन का क्षेत्र कौन सा है? नियाग्रा जलप्रपात है। किन के बीच में है? इरी और ओंटारियो के बीच में। ओंटारियो से नदी कौन सी निकलेगी? सेंट लॉरेंस नदी निकलेगी। और सुपीरियर की बात करें तो सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी कौन सी झील है? अभी मीठे पानी की झील है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील। क्लियर है? ये मीठे पानी की झील होगी। जबकि विश्व की सबसे बड़ी जो झील है वो है कैस्पियन सागर। और खारे पानी की पूछे विश्व की सबसे बड़ी, तो भी कैस्पियन सागर का नाम आता है। मीठे पानी में सुपीरियर झील का नाम आता है। ये झीलें दोनों के बीच में है, कनाडा और यूएसए के बीच में स्थित है। इसके बाद में हम अगर देखें तो हमें इसके पूर्व में, यूएसए के पूर्व में हमें यहाँ पे अपलेशियन पर्वतमाला मिलेगी, अपलेशियन पर्वतमाला। ये अपलेशियन पर्वतमाला विश्व की प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है, प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है। और इसी कारण हम अरावली को अपलेशियन पर्वतमाला की संज्ञा देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की अपलेशियन किसे कहा जाता है, तो हम किसे कहेंगे? अरावली पर्वतमाला को कहेंगे। अरावली पर्वतमाला प्राचीन पर्वतमाला है और इसी तरीके से अपलेशियन भी एक प्राचीन पर्वतमाला है। भारत में एक नवीन पर्वतमाला है, कौन सी? हिमालय। और यहाँ पर भी एक नवीन पर्वतमाला है, कौन सी? रॉकी पर्वतमाला। तो इसके जो पश्चिमी तट पर देखो, इसके भी पश्चिमी तट पर रॉकी है पर्वतमाला है, और दक्षिण अमेरिका के भी पश्चिमी तट पर हमें क्या मिली थी? एंडीज पर्वतमाला मिली थी। तो दोनों का पश्चिम में होने का कारण क्या है? तो वो है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, जो कि हम फर्स्ट ईयर में देखते हैं। प्लेट विवर्तनिकी, ये प्लेटें इस ओर खिसकी और आगे चल करके इनके ऊपर ज्वालामुखी विस्फोट हुए थे, उनको हम देखेंगे। अब देखिए, अपलेशियन पर्वतमाला हुई और फिर उसके बाद हम देखते हैं कनाडा की बात करें तो कनाडा का तट सबसे ज़्यादा कटा फटा नहीं कह सकते हम इसका तट, इसका यानी इसके तट के इसके क्या द्वीप हैं, कनाडा के द्वीप बहुत अधिक है। तो द्वीप होने की वजह से यहाँ पे खाड़ियाँ बहुत अधिक बनेंगी और इसका तटीय सीमा बहुत लंबी बनेगी। तो विश्व में सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? अभी विश्व में सबसे लंबी तट रेखा कनाडा की है। किसकी है? कनाडा की है। जबकि विश्व के अंदर सबसे लंबी स्थल रेखा किसकी है, यानी स्थलीय सीमा किसकी है? तो वो चीन की है। स्थलीय सीमा किसकी है? चीन की। जबकि जलीय या तटीय सीमा किसकी है? कनाडा की है। क्या कारण है? क्योंकि यहाँ पर अधिक जो है द्वीप अधिक होने की वजह से ऐसा है। ओके, इसके बाद में देखिए कि कनाडा जो है लगभग 50 डिग्री के उत्तर में है, कनाडा सारा का सारा। तो 50 डिग्री के उत्तर में हमें बहुत ही जमा हुआ स्थान मिलेगा। 66 के बाद में तो बिल्कुल ही शीत प्रदेश है, यानी वहाँ पर बर्फ़ जमी हुई है। तो कनाडा में क्या हो जाता है? अभी बर्फ़ जम जाती है और बर्फ़ जमने के कारण क्या हो जाता है यहाँ पे? तो एक मिनट, इसको आगे लेके चलते हैं। यहाँ चर्चा करते हैं कनाडा के बारे में। देखो, कनाडा जो है, कनाडा के अंदर आप देख पाएंगे कि कनाडा जो है वो शीत प्रदेशों में आता है। शीत यानी कि वो किस प्रदेशों में आता है? टुंड्रा प्रदेशों में आता है। टुंड्रा सबसे ऊपर टुंड्रा प्रदेश होते हैं। टुंड्रा के बाद में कौन से होते हैं? टैंगा प्रदेश होते हैं। सॉरी, टैंगा ऊपर होते हैं। टैंगा ज़्यादा ठंडे होते हैं और टुंड्रा प्रदेशों में हमें वन मिलेंगे। सबसे पहले क्या मिलेगा? टैंगा वनस्पति मिलेगी, टैंगा वन। फिर उसके बाद में टुंड्रा प्रदेश मिलेंगे, टुंड्रा वन। फिर उसके बाद में कौन से मिलेंगे हमें? शीतोष्ण कटिबंधीय मिलेंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय वन मिलेंगे। उसके बाद में हमें लगभग हम नीचे आ जाएंगे तो हमें यहाँ पे भूमध्य
सागरीय वन मिलेंगे, भूमध्य सागरीय, और नीचे आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय वन मिलेंगे। उष्णकटिबंधीय वन कहाँ मिलते हैं, कर्क रेखा के दक्षिण में, कर्क रेखा के दक्षिण में मिलते हैं, ठीक है। और उसके बाद में टुंड्रा वन हमें कहाँ मिलते हैं, 66.5 के बाद में, 66.5 पर हमें टुंड्रा मिलते हैं, और उसके भी बाद में हमें क्या मिलेगा, टैंगा मिलेंगे। इसके जो यहाँ पे ऊपर का जो हिस्सा है इसका पूरा का पूरा वो बर्फ से ढका हुआ है। इस कनाडा की जो सबसे बड़ा मुख्य प्रदेश है वो है कैनेडियन शील्ड, ये है कैनेडियन शील्ड है पूरी की पूरी, जो कि सबसे प्राचीन भूखंड अंगारा लैंड से बनी हुई है। इसे क्या कहते हैं, कैनेडियन शील्ड, कैनेडियन शील्ड कहा जाता है। इस कैनेडियन शील्ड के अंदर भी आपको 5 झीलें देखने को मिलेंगी। एक झील हमारे पास में है, इन 5 झीलों के बारे में देख लेते हैं। 5 झीलें कौन कौन सी हैं, तो एक झील हमें यहाँ पर मिलेगी, 1 2 3 4 5, ये 5 झीलें हैं। तो देखिए सबसे पहले इनके क्या क्या नाम हैं। एक नंबर पे जो झील है वो है ग्रेट बियर झील, ग्रेट बियर। दूसरी है ग्रेट स्लेव, ग्रेट स्लेव। तीसरी है हमारे पास में अथावास्का, अथावास्का, अथावास्का। चौथी है रेंडियर झील, रेंडियर झील। और 5वीं है विनीपेग झील, विनीपेग झील है। इस प्रकार से तो देखो ये जो झीलें हैं ना इसकी, ये लगभग सर्दियों के अंदर जम जाती हैं, सर्दियों में जम जाती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या किया जाता है अभी, सर्दियों में जमी हुई झीलों पर, जमी हुई झीलों पर वायुयानों की लैंडिंग की जाती है। भी वायुयान की लैंडिंग की जाती है झीलों पर वायुयान की लैंडिंग कर देते हैं। अब लैंडिंग कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं स्की वायुयान। इसे क्या कहते हैं भी, स्की। आपने नाम सुना होगा स्केटिंग, स्केटिंग नाम सुना क्या, स्की वायुयान, इसे स्की वायुयान कहते हैं। स्केटिंग यानी जिसके वो बर्फ के ऊपर जो फिसलने वाला का प्रतिस्पर्धा वगैरह होती हैं, वो स्केटिंग वगैरह होती है। उसका ये एक जो रूप है वो अपने यहाँ पर है, जिसमें टायर लगा करके किया जाता है ना, पैरों के नीचे टायर वाले जूते बांध करके किया जाता है। तो वो कौन सी होती है, वो स्केटिंग होती है। तो उसी का ही एक रूप बर्फ़ पे टायर लगाने की जरूरत नहीं है। बर्फ़ के पे क्या होता है, नीचे से प्लेन कोई फट्टा वगैरह लगाया जाता है और वहाँ से फिसल करके वो जो है प्रतिस्पर्धाएँ की जाती हैं। वैसे ही वायुयानों के नीचे भी क्या लगा दिया जाते हैं, उस प्रकार के वो जो भी होते हैं इनके स्केटिंग वाले सिस्टम, वो लगा दिए जाते हैं। फिर उसके बाद में इनको क्या किया जाता है, यहीं पर लैंड किया जाता है। यानी टायर नहीं खोले जाते, उसके टायर नहीं खोले जाएंगे, उसके स्केट लगाए जाएंगे नीचे और उसके द्वारा उसको उतारा जाएगा। ठीक है, तो ये किसकी विशेषता है, ये कनाडा की विशेषता है कि यहाँ पर जमी हुई झीलों पर एक वायुयानों को उतारा जाता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि कनाडा के जो दक्षिणी ये जो एरिया है, जो हमारे पास में शीतोष्ण कटिबंधीय वगैरह एरिया है या टुंड्रा प्रदेश है, टुंड्रा प्रदेश, यहाँ पर लकड़ी काटने का काम किया जाता है, लकड़ी काटने का कार्य किया जाता है, लकड़ी काटने का कार्य किया जाता है, काटने का कार्य। जबकि लकड़ी काटने का जो कार्य है यह कौन सी किस व्यवसाय में आता है, यह प्राथमिक व्यवसाय में आता है, प्राथमिक व्यवसाय में आता है, प्राथमिक व्यवसाय में आता है। और जो देश प्राथमिक व्यवसाय करते हैं वो अविकसित देश होते हैं। वो कैसे देश होते हैं, अविकसित या फिर वो विकासशील देश होते हैं। परंतु कनाडा एक विकसित देश है, कनाडा क्या है, एक विकसित है। तो यह विकसित देश होते हुए भी, विकसित देश होते हुए भी प्राथमिक व्यवसाय करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर टुंड्रा प्रदेश है, यहाँ पर कृषि नहीं की जा सकती। यहाँ पर क्या है, लकड़ी जो हमें मिलेगी ना वो एक ही प्रकार की लकड़ी मिलेगी और उस लकड़ी से हम क्या करेंगे, कागज़ बनाने का काम करेंगे। तो कागज़ उद्योग इसका सबसे बेहतर चलता है भी, कागज़ उद्योग, कागज़ उद्योग जो है ना वो इसका सबसे उत्तम है उद्योग। और यहाँ पर लकड़ी काटने वालों को लग्जमबर्ग कहा जाता है भाई, लग्जमबर्ग,
बर्ग, लग्जमबर्ग कहा जाता है जो लकड़ी काटने वाले मजदूर होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि इस क्षेत्र में लकड़ी, जैसे जैसे हम दक्षिण की ओर जाएंगे, जैसे जैसे हम उष्ण कटिबंधों की ओर जाएंगे, वैसे वैसे जैव विविधता बढ़ती जाएगी। जैव विविधता क्या मिलेगी अपने को? अधिक मिलेगी। यहाँ पर जैव विविधता अधिक मिलेगी, अधिक। जैव विविधता का अधिक का मतलब होता है, जैव विविधता अधिक का मतलब क्या होता है कि यहाँ अनेक प्रकार के पेड़ पौधे मिलेंगे, यहाँ अनेक प्रकार की प्रजातियाँ मिलेंगी। परंतु जैसे जैसे हम उत्तर में जाएंगे तो हमें प्रजातियाँ जो है वो सिर्फ एक ही प्रकार की गिनी चुनी ही मिलनी शुरू हो जाएंगी। यानी हमें यहाँ पर ध्रुवीय भालू मिलेंगे, और क्या मिलेगा हमें? एक सील मछली मिलेगी, या एक प्रकार का हिरण जिसे रेंडियर कहते हैं। तो 3-4 चीज़ें जानवरों के मिलेंगे। फिर हमें 1-2 वनस्पति मिलेंगी, 1-2 प्रकार वनस्पति की होंगे। और इसी प्रकार से यहाँ मानव प्रजाति भी 1-2 प्रकार की होगी। जैसे एस्किमो होते हैं, एस्किमो जो है वो इन ठंडे प्रदेशों में रहते हैं। एस्किमो जो कि बर्फ़ का घर बना करके रहते हैं। एस्किमो जो है, एस्किमो ये क्या करते हैं? बर्फ़ का घर बनाते हैं। अभी बर्फ़ का घर बनाते हैं। इस बर्फ़ के घर को क्या कहा जाता है? अभी इग्लू कहा जाता है। इग्लू कहा जाता है इसके बर्फ़ के घर को। ठीक है, इस प्रकार से होता है। बाकी का अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो फिलहाल एक बार इतना ही काफ़ी है। ठीक है।